पानी? आप छतरपुर वाले ज्यादा समझ लेते हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और चलना भी है। जिस मंच पर देश के सबसे बड़े महाकवि आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी, उस कवि सम्मेलन की सफलता को कौन रोक सकता है? तालियां कम है पटेरिया जी के लिए। बट एक बात मेरे को पटेरिया जी की बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो आज कैसे किया तो मैंने है, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत जोर से कैसे कही मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा। मैं चिंतन में हूँ नारायण जी, और काफी देर से नारायण नारायण जप रहा था वहां बैठा। हाँ, अब तो वो ही पार लगा सकते हैं। वे बार बार कह रहे हैं बिहारी की धरती, बिहारी की धरती, बिहारी की धरती, जबकि सच्चाई ये है पटेरिया जी, बिहारी जी तो ग्वालियर में पैदा भए थे। ग्वालियर की धरती ही बिहारी की धरती है, ये कर्म क्षेत्र भले ही उनका रहा हो। तो आज के मंच पर बिहारी ग्वालियर से आए। दूसरे हमारे मुख्य अतिथि अभी आला आपने देखा महानिरीक्षक साहब ललित साकवार, वे भी ग्वालियर से ही आए थे, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और तीसरा मैं भी ग्वालियर से ही आया। अब भाई पागल तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, क्योंकि कहीं मैंने सुन ले तो दे दे के बें धरे कर देंगे। अभी आ पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हैं अभी। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूँ साहब, बहुत अच्छा मंच है और मंच पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रकाश बहुत ज्यादा है, होना भी चाहिए। साक्षात प्रकाश बैठे, प्रकाश पटेरिया, और एक नहीं दो दो रवि हैं आज मंच पे, वो रवि चतुर्वेदी और रविंद्र रवि, तो प्रकाश तो होगा, अंधकार भी है। क्यों अमित भाई? नहीं, ये तो हंसी की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मंच चल रहा है। अगर मेरे जो अनुज कवि थे उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, और उस चक्कर में हुआ ये मैं कविताएं भूल गया। प्लानिंग से आया था नारायण हैं? अब जो याद आएगा मैं आपको सुनाऊंगा धीरे धीरे, पर लंबी कविता तो इनने सुना दी, मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा है, मेरे पास भी टाइम कम बचा है। हाँ, और बात ही वैसे उन्होंने मरघटे की कर दी है, तो मैंने भी कभी 2-4 पंक्ति लिखी थी दादा मरघटे के ऊपर कि खड़े तू अटारी अटा कर रहा है, बहुत काम तू अटपटा कर रहा है। खड़े तू अटारी अटा कर रहा है, बहुत काम तू अटपटा कर रहा है। तुझे क्या पता है कि तेरी प्रतीक्षा तेरे गांव का मरघटा कर रहा है। हाँ, ऐसी भी कविताएं होती हैं कभी कभी। मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा, छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि लंबी कविताओं से एक्सीडेंट होता है भाई साहब। अभी पिछले सच्ची घटना बता रहा हूँ दादा, मैं अभी बरेली गया था पिछले दिनों, एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी भाई साहब, इतनी लंबी कविता सुना दी कि सामने बैठे मुख्य अतिथि वो कविता सुनकर लंबे ही हो गए, स्वर्ग लोक को निकल गए। कविताओं से एक्सीडेंट होता है भाई साहब। एक आदमी की हत्या हो गई, उसमें मुकदमा चला, जज ने कहा है कवि महोदय आपकी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, अतः ये अदालत आपको सजाए मौत देती है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि मेरे ही जैसा था छतरपुर का, बोले जज साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तालियां कम है छतरपुर वाले। मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, छोटी सी रचना सुनाऊंगा। हाँ, मैं फिर एक छंद जरूर सुनाऊंगा कि लंबी क्यों नहीं सुनाना चाहिए, मुझे याद आ गया। अब आनंद लीजिए, मैं बहुत जल्दी छोड़ूंगा आप। दादा सुनो था, क्यों नहीं सुनाना चाहिए लंबी कविताएं, कि लंबी लंबी कविताएं इनको सुनाओगे तो फिर तुमसे ये सभी श्रोता रूठ जाएंगे। भाषा को विनम्र करो, वाणी को नरम करो, ऐसे चिल्लाओगे तो कान फूट जाएंगे। और तंबू को उगाड़ो मत, झंडा वंडा गाड़ो मत, वरना इन श्रोताओं के दिल टूट जाएंगे। और श्रोता उग्र हो गए और थोड़े व्यग्र हो गए तो मंच पर आके तुमको ही कूट जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कई बार। आनंद लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये अन्नपूर्णा का दरबार है, पूरे 33 कोटि देवता यहाँ पर विराजमान हैं, तो मेरा मन है कि कविता ऐसी सुनाई जाए जो अभी तक नहीं सुनाई गई, क्योंकि तभी तो आनंद है। तो सुनाई क्या सुनाना,
तब मैं आपको कुछ पंक्तियां छोटे छोटे टुकड़े सुनाऊंगा। आनंद लीजिए। अन्नपूर्णा माई का दरबार है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस मंच की ये है कि दुनिया में बहुत मंच पड़े, लेकिन सच कह रहा हूँ, देवताओं के सम्मुख, इतने देवताओं के सम्मुख कविता पढ़ने का सौभाग्य पहली बार मुझे मिल रहा है। सच बता रहा हूँ। तो मेरा मन है कुछ संस्कार की बात इस मंच से होना चाहिए। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए मेरे सामने, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना। छतरपुर वालों बताना कि अगर कविता हो जाए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना, जो देखें दूर तक ऐसी निगाहें साथ में रखना। सफर कैसा भी हो पूछेगी खुद मंजिल पता तेरा, तू बस अपने बुजुर्गों की दुआएं साथ में रखना। बस अपने बुजुर्गों की दुआएं साथ में रखना। और 4 पंक्तियां ऐसी गोद की सुन लीजिए साहब। चाहे कितने भी आगे बढ़ जाना, जिसने अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, वो पीढ़ी खत्म हो जाती है, मेरा दावा है। तब मैं हिम्मत करता हूँ 4 पंक्तियां पढ़ने का, सुनिएगा। कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना। कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना। और बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना। बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना। कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना। कभी भी भूल कर अपने बड़ों को। तालियां कम है आपकी, बड़ों के सम्मान में मैंने कविता पढ़ी है। बताना चाहिए कि कितना सम्मान इस धरती पर होता है। मैं और हिम्मत करता हूँ 4 पंक्तियों का, सुनिएगा। क्या होना चाहिए, जीवन माँ का दरबार है, सुनिएगा। कि न धन दौलत न ये शोहरत न ये दरबार जाएगा। न धन दौलत न ये शोहरत न ये दरबार जाएगा। तेरे अंतिम सफर में संग तेरा किरदार जाएगा। तेरे अंतिम सफर में संग तेरा किरदार जाएगा। सियासी दांव पेचों से जीतने वाले, तू एक दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा। एक दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा। दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा। क्यों हारेगा? मैंने कोशिश की है इसका उत्तर खोजने की। दादा सुनिए, इसके बड़े बैठे हैं भाई, अभिराम जी बैठे हैं, गिरीश जी बैठे हुए हैं, सुनिएगा। पटेरिया दादा सुनिए, क्यों हारेगा? कि सभी को इस जमाने में सभी चीजें नहीं मिलती। दुनिया का एक आदमी खोज के ले आना साहब, मिल जाए पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड में, जिसको सारी चीजें मिल गई हों, कभी नहीं मिलती। तो सभी को, तब ये रविंद्र रवि की 4 पंक्तियां सुनेगा। कि सभी को इस जमाने में सभी चीजें नहीं मिलती। किसी बाजार में पैसे से तहजीबें नहीं मिलती। किसी बाजार में पैसे से तहजीबें नहीं मिलती। जहां की हर अदालत से बड़ी एक और अदालत है। जहां की हर अदालत से बड़ी एक और अदालत है। वहां बस फैसले होते हैं, तारीखें नहीं मिलती। वहां बस फैसले होते हैं, तारीखें नहीं मिलती। तारीखें
तब मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, दादा ने बताया कि इस प्रांगण का, इस दरबार का जो इतिहास है वो 81 वर्ष पुराना है। 81 वर्ष से ये चल रहा है दरबार, और 81 वर्ष पहले की भावना, उस भारत की कल्पना कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कहीं लिखा था कि अगर इस देश को समझना चाहते हो तो तुम्हें भारत के गांवों में जाना पड़ेगा। मैं आपको उस गांव की यात्रा कराता हूं जहां आपकी जड़ें हैं, आपके पुरखे हैं, आपके दादी दादा परदादा जिस गांव में रहते थे। मैं केवल 2 मिनट का एक गीत आपके सामने रखता हूं और आपके प्राण छोड़ दूंगा उसमें। हाँ, उससे ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, लेकिन मेरा मन है कि 2 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं आपको उस गांव में लेके चलता हूं जहां आपकी यादें रहती हैं, आपकी नानी रहती थी, आपकी दादी रहती थी। सुनिएगा, और आप सबकी जड़ें वहीं हैं उसी गांव में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छोटा सा गीत 2 मिनट का, सुनिएगा। क्या है गांव, याद करिए अपने गांव को, बचपन के गांव को, सुनिएगा। कि टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले काँव काँव चले आई। टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले काँव काँव चले आई। संस्कृति और संस्कारों को सहेज रही, अरे छूने ऐसी वसुधा के पाँव चले आइए, छूने ऐसी वसुधा के पाँव चले आइए। तो मान मनुहार करे, मन से गुहार करे, बार बार अमुआ की छाँव चले आइए। और असली स्वरूप यदि देखना हो देश का तो एक बार आप मेरे गांव चले आइए, एक बार आप मेरे गांव चले आइए। क्या है उस गांव में? कि कहीं मेहंदी कहीं महावर, रचे पाँवों में जिंदा है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सुनिएगा, कि कहीं मेहंदी कहीं महावर, रचे पाँवों में जिंदा है। कहीं नदिया के पावन तट, कहीं नावों में जिंदा है। कहीं मानस की चौपाई, कहीं पर भागवत गाथा। हमारे संस्कारों की झलक गाँवों में जिंदा है, हमारे संस्कारों की झलक गाँवों में जिंदा है। तो कौन सा है वो गाँव, सुनिएगा। कि ओ शहरों में रहने वालों, आकर देखो गाँव कभी। ओ शहरों में रहने वालों, आकर देखो गाँव कभी। कभी सुनो कोयल की बोली, कभी सुनो कोयल की बोली, और कौवे की काँव कभी। ओ शहरों में रहने वालों, आकर देखो गाँव कभी। ओ शहरों में रहने वालों, आकर देखो गाँव कभी। अब यात्रा करिएगा कि आकर देखो खलियानों की खुशबू कैसी होती है। आकर देखो खलियानों की खुशबू कैसी होती है। हरे भरे उन मैदानों की खुशबू कैसी होती है। पगडंडी पर पनिहारिन के, पगडंडी पर पनिहारिन के पड़ते देखो पाँव कभी। ओ शहरों में रहने वालों, आकर देखो गाँव कभी। और क्या मिलेगा गाँव में? कि जिस बरगद में पूरी बस्ती पूजन कर जल देती है। जिस बरगद में पूरी बस्ती पूजन कर जल देती है। जिस पीपल के फेरे अम्मा सांझ सवेरे लेती है। जिस पीपल के फेरे
अम्मा सांझ सवेरे लेती है, उस बूढ़े तरवर की तुम भी, उस बूढ़े तरवर की तुम भी लेकर देखो छाँव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी। और क्या मिलेगा? कि गीता के उपदेश मिलेंगे मानस की चौपाई भी, गीता के उपदेश मिलेंगे मानस की चौपाई भी, आलखंड आलाप मिलेंगे राम कथा सुखदाई भी। समय निकालो आकर बैठो, समय निकालो आकर बैठो तुम कुछ पल उस ठाव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गांव कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दादा 2 मिनट इतनी देर बैठे हैं तो एक कवि को और बड़े हास्य का एक बहुत श्रेष्ठ कवि है हमारे बीच में, उनको सुनकर जाइए। आइए आदरणीय रविंद्र रवि जी का गीत आपको कैसा लगा, एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताइए। आप सब मन से आप सब सुन रहे हैं, बस इसी मन के साथ आप कविता को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, कभी कभी आनंद प्राप्त होगा। बहुत कम कवि, सीमित कवि इस मंच पर इसीलिए विराजमान हैं, इसीलिए कम कवि बुलाए गए कि आप कवियों को मन से सुन सकें। मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, मैंने बताया था कि हास्य का धनंजय जिन्हें कहा जाता है, आदरणीय रविशंकर चतुर्वेदी जी सतना एक स्कूल विद्यालय में पढ़ाते हैं। मैं उनके विद्यालय में एक बार गया तो बगल से मैं निकल रहा था, ये साइंस पढ़ा रहे थे। इन्होंने 5 का सिक्का निकाला और एसिड में डाला और बोले बच्चों बताओ ये सिक्का इस एसिड में घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा। तो सारे लड़के बोले सर घुल जाएगा। एक लड़का बोला नहीं सर नहीं घुलेगा, ये सिक्का आपको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। नारायण भैया ये उसकी पीठ थपथपाने लगे, बोले लगता है इस समय तुम विज्ञान बहुत पढ़ते हो। बोला नहीं सर विज्ञान नहीं पढ़ता हूँ। बोले फिर तुमको कैसे पता चला? बोले सर मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ। अगर ठीक लगे रविशंकर चतुर्वेदी जी के सम्मान में तालियां उठेंगी तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा आपकी तालियों के सहारे। बोले फिर तुमको कैसे पता चला कि सिक्का वापस मिल जाएगा, इस एसिड में नहीं घुलेगा, जब तुमने पढ़ा नहीं तो? बोले सर इसमें जानने वाली क्या बात है, हम लोग आपको बहुत दिन से जानते हैं। अगर ये सिक्का इस एसिड में घुल जाना होता तो और कुछ होता या ना होता, लेकिन आप अपनी जेब से निकाल के इसमें कभी नहीं डालते। तालियां जरा जोरदार बजाइए। खास करके उस चक्रवात को बुलाना चाहता हूं मैं, जो सतना से चल के पूरे हिंदुस्तान में अपने हास्य के धनंजय के रूप में जाने जाते। जरा जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय रविशंकर चतुर्वेदी जी सतना। मैं कहना चाहता हूं कि इतना जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि जाने वालों तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मेरा कार्यक्रम छोड़कर जाने वालों तुम्हारा कार्यक्रम भी नहीं होने दूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये कुर्सियाँ तब खाली हुई जब हमारे इन 4 कवियों ने घनघोर मेहनत की। 3-4 और होते तो इधर की भी खाली हो गई होती, लेकिन इतने ही थे हमारे पास में। अब इधर के खाली कराने का जिम्मा हमारा है। आइए आइए सर, बैग में कुछ है तभी तो आप गले में डाले हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस मंच में आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी की उपस्थिति है। मुझ जैसे तमाम लोगों ने कविता के स्वरूप को जिनसे समझा है। और एक बात और बता दूं कि हिंदुस्तान में जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रकाश पटेरिया हर कवि सम्मेलन में नहीं होते। क्या बात है?
तमाम संचालक, मुझे आपको आपकी रचनाएं जितनी याद होगी उतनी मुझे खुद याद है, क्योंकि मैं जहाँ संचालन करता हूँ मैं वहीं पढ़ता हूँ। इसलिए प्रकाश पटेलिया जी बुंदेलखंड के नहीं हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की माटी के हैं और हम सबको गौरव है इस बात का। और इसलिए आपके आदेश पर हम चले आते हैं, हालांकि ना देते तब भी चले आते हैं। आइए, जो गए हैं वापस आने का वादा भी किए हैं लेकिन आए नहीं हैं। इस दुनिया में जो भी गया वो वापस नहीं आया। ये बहुत अच्छा गीत सुना रहे थे, अब पता नहीं गांव क्यों ले जा रहे थे, इनके गांव में ऐसा क्या खास है। ये अपने गांव जाते रहे होंगे, किसी कारण से जाते रहे होंगे, ये उनका अपना चरित्र है। आदरणीय अभिराम भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, वीर रस के बड़े कवि हैं, लेकिन उससे बड़े मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके सम्मान में आप ताली बजा दें। मित्रों, हमारे तमाम छोटे भाइयों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। आप ये समझिए कि मैं इस मंच का दूसरे नंबर का वरिष्ठ कवि हूँ। आदरणीय पहले नंबर के हैं। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो मुझे पहले नंबर का कब बनाएं। मैं चाहता हूं कि ओज के उस महारथी के सम्मान में भी आपकी तालियां आनी चाहिए। तो आपसे मैं बात कर रहा था कि मैं इस मंच का वरिष्ठ कवि हूँ, यानी ये जितने छोटे भाइयों ने पढ़ा, आप ये समझिए कि मैं केजरीवाल हूँ। इनको केवल इंतजार है आपसी की तरह कि ये कब इस्तीफा दे, और मैं इस्तीफा देने वाला नहीं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। क्या बात है। ये लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं, जबकि मैंने इनकी उस कविता में भी वाह किया जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन सबका अपना अपना चरित्र है। मैं आपसे बताऊं, मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने, तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। हमने LLB कर ली। 300 में कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं पहले दिन कोर्ट गया तो एक वकील आया, बोला मेरा केस लड़ोगे। मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोला क्या फीस लोगे। मैंने कहा 5000 रुपये। कोर्ट के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले तुम सस्ते वकील हो क्या। बहुत दुख लगा, लेकिन 6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा आप क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, तुमको छोड़कर एक 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था। तो इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी। अभी हमारे तमाम मित्र राम पर बात कर रहे थे। दरअसल कह रहे थे कि हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर इनने नहीं बनवाया। दरअसल जिन्होंने राम का विरोध किया, राम मंदिर उनने बनवाया। वो ज्ञानी थे, उन्हें पता है कि भगवान कब जन्म लेंगे। उन्होंने इसे पढ़ रखा था कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। वो ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो कहा गया कि मंदिर पूरा नहीं हुआ। मैं भी गया, देखा तो मंदिर पूरा हो गया था। तो मैंने उनसे कहा कि अभी कहाँ मंदिर पूरा नहीं हुआ। बोले अभी कोप भवन नहीं बना।
अच्छा, लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हमने भी रामायण रखी तो सभी पार्टी वालों को बुलाया, लेकिन कुछ पार्टी वाले केवल कमी ढूंढते हैं। शुरू हुई रामायण, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। एक पार्टी के एक नेता खड़े हो गए, बोले इसमें शाखा कहाँ से आ गई? हमने कहा ये वो शाखा नहीं है। ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से सोचता है, अपने अपने नजरिए से समझता है। मैं आपको बताऊं सर, चतुर्वेदियों की स्थिति इस देश में अच्छी नहीं है। ये उसी तरह विलुप्त हो रहे हैं जैसे गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। ये मंच में जितने कवि हैं, ये केवल कवि हैं, केवल मैं हूँ जो ज्ञानी हूँ। ये बात केवल मैं मानता हूँ। एक खोज मैंने की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं, आत्मरक्षा करने के लिए किस जानवर से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए। ये खोज मैंने की क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। अध्यक्ष महोदय जी, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को सुना रहा है। हम दोनों के गुरु प्रातः स्मरणीय आसाराम बापू। अंतर केवल इतना है कि हम दोनों बाहर हैं, वो अंदर। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखें, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। विश्व खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए। दादा ने कहा है तुम्हारा छंद गलत है। मैंने पूछा गलत क्या है? बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या थी? सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपने अपने नजरिया से सोचते हैं। मित्रों, अयोध्या की बात हुई, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। जब निर्णय नहीं आया था तो मैं अयोध्या से गुजरा तो वहाँ खुदाई चल रही थी। मैंने पूछा ये खुदाई क्यों चल रही है? बोले हम पता लगा रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुए क्या। मैंने एक बात बताने की कोशिश की कि राम कौन सी खुदाई में मिलेंगे। हाँ, स्वागत दादा। कि कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। क्या कहने? कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। और काणों काणों में है राम, पगों पगों में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम। और हमारे रवि जी गांव की बड़ी तारीफ कर रहे थे। एक पक्ष उनका है, एक पक्ष हमारा है। अब ये दादा वो सुनाने के लिए कह रहे थे जिसको सुनाने पर मैं पिछली बार पीटा गया था। तो मैं बात कर रहा था कि मैं गांव जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाइएगा। ये दुनिया का क्रम है, जो आया है वो जाएगा। कोई अभी जा रहा है, कोई बाद में जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे कि हम गांव गए, तो हम गांव गए तो वोट डालने के लिए, नाम हमारा गांव में है, तो हम लाइन में खड़े थे। हमारे पीछे एक दादाजी, मतलब कितनी ईमानदारी से चुनाव हुआ जो लोग कहते हैं। तो हमारे पीछे एक दादाजी खड़े थे, उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कहा हो काकी वोट डाल गए कहा? तो कहीं हाँ दादाजी वो तो आधा घंटा पहले डाल गई। तो दादा बोले ओ हो आधा घंटा पहले आते तो काकी से मुलाकात हो जाती। तो वो पूछा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि कहीं साथ में काकी नहीं रहती? बोले नहीं उसको मरे तो 15 साल हो गए। जब चुनाव होता है तो वोट डालने आती है। बहुत अच्छे। तो गांव का एक दृश्य ये भी है। मेरे पिताजी ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वो करो, हमने कहा ना करेंगे। एक छंद सुनाता हूँ। ये दोनों ओज के शीर्ष पुरुष बैठे हैं, 4 पंक्तियां असंभव अलंकार। असंभव मैंने लिखी क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव है ऐसा हो जाएगा कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव है फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। और एक देश गीत सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना समर्थ कवि हुआ जिसने ये देश गीत लिखा। ये अलग बात है कि ये बात केवल मैं मानता हूँ। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। एक मंत्री जी का निधन हुआ तो उनकी आत्मा ऊपर नहीं पहुंची। यमराज हैरान और परेशान। यमराज ने हम दूतों को भेजा, हमने तलाशा। अध्यक्ष जी हमने तलाशा, देखें वो आत्मा कहाँ मिली। कि एक मंत्री जी गए जीवयम लोक पहुँच ना पाया, एक मंत्री जी गए जीवयम लोक पहुँच ना पाया। और सांसद में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया, अटके थे कुर्सी में प्राण। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और गांव का एक और दृश्य, रविंद्र जी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगा कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका, राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। और पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका, और काकी हो गई है प्रधान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और वो पंक्तियां जिसके लिए मैंने कविता लिखी, टीवी में एक प्रोग्राम आने वाला था, मैं शायर तो नहीं, मैं भी ऑडिशन देने गया। तो ऑडिशन लेने वाले ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने उस लाफ्टर वाले को तैयार किया, उस लाफ्टर वाले को तैयार किया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने जो बात कही जिसके कारण फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा कि आदरणीय आप इस देश में एक रहीम, एक रस्थान, एक कबीर पैदा किए होते तो देश आप पर गर्व करता। इन जोकरों को पैदा करके आप चाहते हैं देश।
तब इस मंच में और इतने बड़े कवियों के सामने मैं कविता की 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। कविता का धर्म क्या बचा कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा, सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा, और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा, तुलसी देख देख हैरान नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। कविता समाप्त हुई, ताली बजाइए। मित्रों आपको बताएं, जा रहे हैं भाई साहब, अच्छा आ रहे हैं, अच्छा कुछ खाने जा रहे होंगे या कुछ क्रियाएं ऐसी जो यहाँ नहीं की जा सकती हैं। एक छंद और सुनाता हूँ। स्वागत। मैं आपको हाथ वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ना भी लगता तब भी आप वहाँ बैठते ही, क्योंकि आपका तय ही हो गया था वहाँ पर बैठना। एक गीत और सुनाता हूँ। स्वागत। 1.5 मिनट का गीत। हाँ। उत्तर प्रदेश में बंद हुए तो बहुत से लोग बेरोजगार हुए, वहाँ शराब बंद हुई तो बहुत से लोग बेरोजगार हुए, यहाँ बूचड़ खाने बंद हुए उत्तर प्रदेश। तो दोनों मिले दिल्ली में, तो दिल्ली में मिले तो बिहार वाले ने कहा कि पीना छोड़ आए हैं, पिलाना छोड़ आए हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले ने कहा कि खाना छोड़ आए हैं, खिलाना छोड़ आए हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये बाथरूम में भी रेनकोट पहन कर नहाते हैं। हमने कहा बाथरूम का कैसे मालूम हुआ होगा। सुना है जब से पीएम की नजर है बाथरूमों में, सुना है जब से पीएम की नजर है बाथरूमों में, ये सच मानो उसी दिन से नहाना छोड़ आए, ये सच मानो। और मैं दादा से मिलने गया तो दादा छत में टहल रहे थे, जब नीचे आए तो मैंने पूछा, उन्होंने जो बताया इससे शायद उनकी कुछ चरित्रावली का भी पता था। हमने पूछा दादा क्या कर रहे थे छत में, दादा ने कहा कि शायद कोई चिड़िया फंसे फिर से शिकंजे में, शायद कोई चिड़िया फंसे फिर से शिकंजे में, इसी उम्मीद से हम छत पे दाना छोड़ आए, इसी उम्मीद में हम छत पे दाना छोड़ आए हैं। और 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी, हिंदी में इंग्लिश का पर्चा। ये कह रहे थे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सही है। एक बार मैं पढ़ा रहा था कि प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी अंग्रेजी में बताइए। उसे हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मैंने समस्या का समाधान तलाशा। मैंने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी इंटर द सिटी डू एवरीथिंग, हार्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। इस समस्या का समाधान, ये लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी, और कल रमुआ के घर नेताजी, जब चुनाव होता है तो गरीबों के यहाँ भोजन करने का बड़ा सिलसिला शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में हमारे विपक्ष के नेता जो हैं पहुँचे, एक दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़ी माई निकली, बोली क्या है? बोले कुछ नहीं, नेताजी एक रात विश्राम करना चाहते हैं। तो बूढ़ी माई ने कहा कि खटिया बाहर निकाल दो। बोले क्यों, अंदर जगह नहीं है क्या? बोले नहीं, अंदर तो अखिलेश कल से सो रहे हैं।
हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे, कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। ओ बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबूजी, बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबूजी। घूम ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जा नहीं रहा था, मैं तो पानी पीने जा रहा था। ये खड़े हो गए तो ये इनका दोष है। दरअसल मैं सतना से आया हूँ, आपको बताऊँ, सतना से आया हूँ। सतना का नाम राम अभी बता रहे थे दादा कि ये इतनी महान धरती है, इतनी महान धरती है। सतना भी महान है क्योंकि वहाँ हम रहते हैं। एक बार सतना में रामचरितमानस में सतना का उल्लेख है। एक बार नारद जी को एक कन्या से मोह हुआ, हालांकि हुआ तो अपने आसाराम बापू को भी था। जब आसाराम बापू जब धारा 370 खत्म हुई तो बहुत प्रसन्न हुए, नाचने लगे जेल में। तो किसी ने पूछा क्यों नाच रहे हो? धारा 370 खत्म हुई है। बोले अभी 70 खत्म हुई है, फिर 71 खत्म होगी, फिर 72 खत्म होगी, मामला धीरे धीरे हमारे यहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा, तमाम लोग बहुत सी बातें करते हैं कि बेटे को पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अब नारायण साईं ने ऐसा किया तो कौन सा गलत काम किया भला बताइए। लेकिन सब समझदार लोग कहते हैं तो नारद जी को एक कन्या से मोह हुआ। नारद जी भगवान के पास में गए, कहे कि इससे छुटकारा का उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि जपहु जाए शंकर सतनामा, होइहा हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी हमारे घर के सामने कुटिया बना के रहते थे। आप में से कोई अगर इस चरित्र का हो तो मेरे साथ चल सकता है। अभी बात कर रहे थे पुलिस वालों की। देखिए, पुलिस वालों पर मैं कभी कुछ नहीं कहता। मैं सर अपने यहाँ के एसपी महोदय से मिलने गया तो वहाँ जो दरबान बैठे थे उन्होंने ऐसे ऐसे किया। हमने कहा सर यह राष्ट्रीय चरित्र आपने कहाँ से सीखा? बोले हनुमान चालीसा से। हमने कहा कि कहाँ उल्लेख है इसका? बोले सीधे लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। ये इस तरह के चरित्र लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। मैं आपको एक भजन सुना देता हूँ जिस भजन को गाकर अनूप जलोटा रसलीन हुए। अनूप जलोटा जिस भजन को गाकर रसलीन हुए वही भजन मैं आपको सुना देता हूँ। स्वागत है, तालियां बजाइए जरा। वाह। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। इसमें क्या बात है? अच्छा, अच्छी लगी? नहीं, पंक्ति की वो जो आई थी, अच्छा लग अच्छी लगी। अच्छा, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। दो दो सीमों में तेरे दर्द, देखिएगा सब दर्द, दो दो सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं। दादा जा रहे हैं, आ रहे हैं इस तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आना होगा इसलिए जा रहे हैं। ये है, जब आदमी जाएगा तभी तो आएगा। भारत के कण कण में पुनर्जन्म व्याप्त है। कबड्डी देखिए, क्रिकेट देखिए आप, क्रिकेट में जो आउट हो गया वो चला गया, लेकिन कबड्डी में एक आदमी जब इधर मरता है तो दूसरा उधर जिंदा हो जाता है। ये हमारे देश का पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, तेरा ये वही सिद्धांत में गा रहा हूँ। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। दो दो सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं। आपके समय में तो चिट्ठी से काम चल जाता था। दो दो सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं, खाली हुआ खजाना
जिंदगी में आना, और जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब। अब इस तरह छुपे बैठे हैं तो हम क्या जाने। जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब, मैं आखिरी दीवाना गजब हो गया तेरा। और सुंदरता देखिए सर, सुंदरता कि तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, बाघिन होगी जनाना गजब हो गया तेरा। और श्रृंगार अंतिम पंक्ति है, इतना घनघोर श्रृंगार में आज तक कोई लिखा न पैदा हुआ। ये मैंने लिखा क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। बहुत अच्छे। कि मैं खाना छोड़ करके सब इसको पी रहे हैं, मैं खाना छोड़ करके सब इसको पी रहे हैं, तेरा झील पर नहाना गजब हो गया तेरा जिंदगी। हालांकि समय भी सही हो गया। दादा बैठो, आप कहाँ सुन करके चल दिए क्या? इतनी देर नहीं मिलेगी कहीं। दरअसल इतनी देर मैं खाना पीने पिलाने की बातें नहीं करनी चाहिए। पैक बनाते हुए कभी पांचवी फेल शराबी को भी पैक बनाते हुए गौर से देखिए, ऐसे लगेगा जैसे अल्कोहल का साइंटिस्ट। हमारे यहाँ एक बार नशा मुक्ति वाले आ गए। ये अपने गांव की बात बता रहे थे, मैं अपने गांव की बात बताऊंगा। हमारे यहाँ नशा मुक्ति वाले एक बार गांव में आ गए। उन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक गिलास में शराब रख दिया, एक गिलास में पानी, एक कीड़े को पानी में डाले, पानी थोड़ी देर कीड़ा तैरता रहा, कीड़े को निकाल करके उन्होंने शराब वाली गिलास में डाला, तो कीड़ा थोड़ी देर तैरता रहा, उसके बाद कीड़ा मर गया। तो नशा मुक्ति का अध्यक्ष खड़ा हुआ, सुनिए नारायण भैया, आपकी तरह अध्यक्ष नहीं थे, आप बड़े अध्यक्ष हैं। नशा मुक्ति का अध्यक्ष खड़ा हुआ, बोले इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा? तो गांव हमारा था, हमारे यहाँ के सरपंच खड़े हुए, बोले सर इस घटना से हम लोगों ने ये सीखा कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। ताली जरा जोरदार पीछे तक बजे आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहिए। गांव में शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है गांव, ऐसा नहीं आशीष भैया। हमारे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी एक बार चेक करने के लिए चले गए, तो एक लड़के को बुलाए, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले चौथी क्लास में। बोले 3 का पहाड़ा सुनाओ? बोले नहीं पता। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने उसका कान पकड़ लिया, बोले सर कान छोड़ दीजिए, हम कोई स्कूल में नहीं पढ़ते, हम बगल में बकरी चरा रहे थे, आज भर मास्टर साहब ने कहा तो आकर के बैठ गए। जिला शिक्षा अधिकारी को होश उड़ गए, बोले ऐसी स्कूल जहाँ फर्जी बच्चे चल रहे हैं। तो उन्होंने मास्टर को बुलाया, बोले क्यों फर्जी बच्चे बैठा करके स्कूल चलाते हो, तुमको सस्पेंड करा दूंगा। तो मास्टर हाथ जोड़कर बोला सर ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी मास्टर है यहाँ, वो आज दरअसल रिश्तेदारी में निमंत्रण में गए, इसलिए बोले दोपहर तक किसी तरह रुकाए रहना बच्चों को, इसलिए मितालियाँ आपकी कमजोर है यहाँ। अधिकारी को होश उड़ गए, वो प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, बोले कैसी स्कूल चला रहे हो, तुम्हारे स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी, लड़के भी फर्जी मास्टर भी फर्जी। तो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी पान थोप करके बोला ऐसी बात नहीं है सर, आज दरअसल हमारे मामा जी के लड़के को कहीं जाना था जिला अस्पताल, इसलिए मैं उनकी कुर्सी में बैठा हूँ, इस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ। अगर आज किसी तरह से कुछ ले दे करके आप काम चला लें तो कल वो आकर के स्कूल बराबर चलाएंगे। अधिकारी के होश उड़ गए, बोले ऐसा नहीं चल सकता, बिना कुछ लेन देन के 10,000। बोले रिश्वत देना चाहते हो? बोले नहीं सर। अधिकारी को 10,000 मिले, अधिकारी ने जेब में डाला और आनंद अगली बात पे आएगा, छतरपुर ताली से बजाएगा कि अभी भी कवि सम्मेलन अपनी उड़ान भरेगा। अधिकारी ने 10,000 की गड्डी अपने जेब में डाली, अब बोली ठीक है आज 10,000 दे दिए हो तो काम चल गया है, लेकिन रोज रोज ऐसा मत करना, मान लो कल कोई सही का जिला शिक्षा अधिकारी आ गया तो। अधिकारी गया तो सरपंच महोदय आ गए, बोले प्रिंसिपल तुम कितने मूर्ख हो, नकली जिला शिक्षा अधिकारी आया उसको भी 10,000 का नोट पकड़ा दिए। अब प्रिंसिपल ने जो बात कही वो आपकी बात को मन को छुएगी, तालियां बजेगी, मैं अगले कभी को आमंत्रित करूंगा। बोले नकली शिक्षा अधिकारी को तुमने 10,000 के नोट पकड़ा दी? बोले मैं पागल नहीं हूँ,
जिस स्कूल में लड़के नकली, मास्टर नकली, प्रिंसिपल नकली, अधिकारी स्वयं नकली, तो हम नोट कौन सा असली पकड़ा दिए हैं। तालियां जरा जोरदार झूमते बजे आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहिए, आप सब मन के साथ सुन रहे हैं। ये छतरपुर इन सब छोटी बातों का मोहताज नहीं है। मैं आपका मन रखने के लिए थोड़ी देर के लिए ये सब सुना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस बुंदेलखंड की वादियों में वीरता गूंजती, इस बुंदेलखंड की सीमा में ओज गूंजता है। वो स्वर जो बुंदेलखंड की शान है, इस छतरपुर की शान है। आदरणीय अभिराम पाठक जी हमारे बीच हैं। इस बीच हमारे बीच एक प्यारा सा युवा कवि भाई राणा मुनि प्रताप आ चुका है। जरा जोरदार तालियां बजा करके उसका अभिनंदन करिए। बड़ी विषम परिस्थितियां आज रास्ते पर वो बहुत दूर से चल करके, और छोटा सा एक ट्रेन विसंगति हुई है जिस वजह से वो विलंब हुआ है, वो भी थोड़ी देर में मंच पे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो शौर के उस श्रेष्ठ रचनाकार को जिनका नाम आदरणीय अभिराम पाठक जी होता है, जरा जोरदार तालियां बजा करके शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है, जो दुनिया को बताते हैं कि क्या बलिदान होता है। और वही है, बुलाइएगा अभिराम जी को, कि वही है जो इस कहावत को सच कर दिखाते हैं कि जहां पर शेर पैदा हो वो हिंदुस्तान होता है। आदरणीय अभिराम पाठक जी। माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सब बुजुर्गों को, दोस्तों को अभिवादन। मैं आज एक्चुअली पढ़ने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि लगभग 3-4 दिन से बुखार है, और अभी आज ड्यूटी थी आकाशवाणी में, तो वो भी मजबूरी में करना पड़ी, इसलिए विलम्ब से आया 11:30 बजे। एक तो छंद कुछ पंक्तियां करता हूँ। स्वागत है दादा। कि किसका है देश, किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। किसका है देश, किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए। देश संग देश के प्रति जिनको पसंद मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए। और हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वर्तनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए। जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए। वंदे मातरम वाले मंत्र में वो शक्ति है कि दुश्मनों की छाती पे तिरंगा गाड़ देते हैं। वंदे मातरम वाले मंत्र में वो शक्ति है कि दुश्मनों की छाती पे तिरंगा गाड़ देते हैं। कोई आंख देश को जो घूर के भी देख ले तो चक्षुओं को नोच कर सीना फाड़ देते हैं। कोई आंख देश को जो घूर के भी देख ले तो चक्षुओं को नोच कर सीना फाड़ देते हैं। तो भारतीय की आन बान शान यदि जाए तब पूरी लंका एक पल में ही उजाड़ देते हैं। और आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं। चलिए एक रचना की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। धारा 370 जब समाप्त हुई तो कुछ लोगों ने कहा धारा 370 समाप्त होने से क्या फर्क पड़ा कश्मीर में, क्या फर्क पड़ा हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में। तो मैंने उनको जवाब देने के लिए एक रचना लिखी। ये एक कहानी भी है। एक सज्जन असल में मिल गए थे मुझे एक जगह, वो 66 लोगों में थे जिन 66 लोगों ने इसके विरोध में वोट दिए थे। तो मैंने वहां से कविता उठाई, सुनना कि कश्मीर क्या है, यहाँ से शुरू करता हूँ। कि काश्मीर जो देवभूमि है, देवों की जो गाथा है, काश्मीर जो भारत माँ के स्वाभिमान का माथा है, काश्मीर जो ऋषि मुनियों की घोर तपस्या का फल है, काश्मीर जो पूजा थाली में रखा पावन जल है, काश्मीर जो औषधियों के बीज मंत्र का अर्पण है, काश्मीर जो स्वर्ग लोक का इस धरती पर दर्पण है, काश्मीर जो नंदन वन है केसर की तरुणाई का, काश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, काश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, काश्मीर वो सिसक रहा था बेबस पड़ा शिकंजों में, तड़प रहा था स्वार्थ वाले चंद लहू के पंजों में। काश्मीर वो 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, गलियां गलियां महकेंगी, आजाद दिखाई देगा अब। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ इस दावे के साथ में कि यदि ये पंक्तियां आपकी समझ में आ गई तो यहाँ तालियों का महोत्सव होगा। यदि आज समझ में नहीं आएंगी, कल घर में जाके समझ में आएगी, तो आप घर में खड़े होकर के तालियां बजाओगे। सुनना कि रौनक रंगत बदलेगी, रौनक रंगत बदलेगी अब घाटी की अंगनाई में, और वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में।
वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में, आजाद परिंदे चहकेंगे, अब मोर नचेंगे घाटी में, लगे कर्ण को प्रिय ऐसे, अब ढोल बजेंगे घाटी में, कान फाड़ने वाला अब हर ढोल बदलने वाला है, और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने वाला है। अब सुनना वो कौन कौन से कारण थे जिस कारण धारा 370 समाप्त करना पड़ी। कि कश्मीर जो अपनों से हर रोज सताया लगता था, भले हमारा ही हिस्सा था किंतु पराया लगता था। कश्मीर के लोग केंद्र की योजनाओं से वंचित थे, अपने ही मक्कार सियासत जंजीरों में बंधित थे, जिनके शीश दबा रखे थे दानों और दुष्ट दरिंदों ने, और युवाओं को घेरा था दुश्मन के छलछंदों ने। 60 साल से पिछड़ रहा था शिक्षा में, व्यापारों में। अरे जिनको सूरज बनना था वे बच्चे थे अखबारों में, जिनको सूरज बनना था वे बच्चे थे अखबारों में। एक भूल आधार बनी अलगाववाद के नारा का, इसीलिए कर डाला तर्पण 370 धारा का। कैसी अपनी धारा जहां पर अनुबंधों का डेरा था, कश्मीर की बेटी को भी प्रतिबंधों ने घेरा था। अपनी धरती पर अपना अधिकार नहीं कर सकते थे, अपना खुद का घर बनवा व्यापार नहीं कर सकते थे। मीठे बोल बोलने वाले मन से जहर उगलते थे, उग्रवादियों के मंसूबे उन्हीं घरों में पलते थे। तो कड़वी भाषा वालों का, कड़वी भाषा वालों का अब बोल बदलने वाला है, और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने वाला है। कश्मीर में जब हिंदुस्तान के किसी अन्य प्रदेशों का लड़का कश्मीर की लड़की से विवाह करता था तो उसकी लड़की की नागरिकता कश्मीर से समाप्त हो जाती थी। लेकिन पाकिस्तान का यदि कोई लड़का कश्मीर की लड़की से शादी करता था तो उस पाकिस्तान के लड़के को कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। ये दुर्भाग्य इस देश का था। तब कहता हूं कि कश्मीर की छाती में जो कीले से धस जाते थे, पाकिस्तानी व्याह रचाकर धरती पर बस जाते थे। रिश्तों की फिर ढाल लिए कुछ नाग विषैले आते थे, ऋषि कश्यप की पुण्य भूमि को लहू लुहान बनाते थे। उग्रवाद के शोलों में हर रात वहां पर कटती थी, अलगाववाद से भारत मां की हर दिन छाती फटती थी। इसलिए पाक झल्लाया था, अब गिन गिन मारे जाएंगे, नकली चोले वालों के अब वस्त्र उतारे जाएंगे, नकली चोले वालों के अब वस्त्र उतारे जाएंगे। तो ताल पाक ने ठोकी तो, ताल पाक ने ठोकी तो हम जांग तोड़ कर रख देंगे, और टांग फंसाई अगर यहाँ तो टांग तोड़ कर रख देंगे। बहुत किया बर्दाश्त अंधेरी काली घातक रातों को, खूब समैया खाई हमने भूल भूल कर घातों को। हमने जब भी किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं, समझौते जो हुए अभी तक सब समझौते तोड़े हैं। तो बात ध्यान से सुन लेना, बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर बात तुम्हें समझ सकती है पंक्तियां। बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर, और भूल न जाना कहीं भूल से मोदी है सिंहासन पर, मोदी है सिंहासन।